गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान में यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है ग्लैंड्स का, ग्रंथियों का। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। हम लोग जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियां मुख्यतः सामान्यतः आप कह लो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स होता है। मिक्स्ड ग्लैंड्स में क्या होता है कि उसमें दोनों के गुण होते हैं, एंडोक्राइन के भी गुण होते हैं और एक्सोक्राइन के भी गुण होते हैं। लेकिन जो मुख्यतः हुआ वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। अब सवाल यह है कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी में अंतर क्या है। उस अंतर को पहले जान लेते हैं। इससे भी हो सकता है कई बार क्वेश्चन आ जाए, और इसको जानने के बाद एक क्वेश्चन आया भी था। इसको जानने के बाद फिर हम लोग अंतःस्रावी को शुरू करेंगे। अंतःस्रावी नाम से ही जाहिर है, अंतःस्रावी अंदर अंदर काम करता है, और बाह्य स्रावी बाहर, थोड़ा सा अपने से बाहर काम करता है। तो क्या पहला अंतर देख लीजिए दोनों में। अंतःस्रावी से, एंडोक्राइन से हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन का होता है प्लस आपके स्टेरॉइड्स का भी होता है। हार्मोन का स्राव मुख्यतः ये माना जाता है किससे, अंतःस्रावी से। और बाह्य स्रावी जो है एक्सोक्राइन वाला है, उससे एंजाइम्स निकलते हैं, पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं, म्यूकस निकलता है। ये सब किससे होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से, बाह्य स्रावी से। ये मुख्य अंतर है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। आज दोनों के अंतर को ऐसा बिठा लीजिए, कभी ना भूलें। अब मेन चीज है जो एंडोक्राइन से निकलता, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उससे जो हार्मोन निकलता है वो सीधे ब्लड में मिल जाता है। वो सीधे ब्लड में जाता है, इधर उधर नहीं, ब्लड में मिलता है। उससे जो हार्मोन निकला ब्लड में गया, और ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरे शरीर में, तो वो हार्मोन पूरे शरीर में फैलेगा। लेकिन वो हार्मोन जिसके लिए है, जिस अंग के लिए है, उसी अंग पे जाके कार्य करेगा। जैसे कि आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, तो अमेजोन का ऑर्डर मुंबई से किया, मुंबई से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा मेरा, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में वो बगल में जाके देव जी को दे देंगे, नहीं रहते हैं, वो आएगा मेरे पास ही। उसी तरह जो जो हार्मोन जिस अंग के लिए निकला हुआ है, उसी अंग पर वो जाके उसी ऑर्गन पर क्रिया करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और बाह्य स्रावी में है जो एंजाइम्स निकलता है, वो खून में नहीं मिलता है, ये तो ब्लड में मिला, और ये ब्लड में नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये ब्लड में नहीं मिलता। जैसे भोजन आप करते हैं, पाचन होता है, तो पाचन किसमें, भोजन वो, उसमें ब्लड नहीं है, ब्लड में नहीं मिल रहा है। आप नाक से, आपके नाक बहता रहता है ठंड में, उदित जी नाक तो नहीं बह रहा है, नाक बहता कहाँ, वो बाहर, वो ब्लड में नहीं जा रहा है। और पसीना, पसीना आप पोछते हैं, उसमें ब्लड थोड़ी आता है, नहीं आता है। तो ये सारी चीजें बाह्य उसका काम हो गया, एक्सोक्राइन का। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी ग्रंथियां यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हार्मोन को टारगेट तक पहुंचाती हैं। और टारगेट तक पहुंचाने के लिए उनको नली की जरूरत नहीं होती, यानी डक्टलेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, डक्टलेस। तो आपके एग्जाम में आ सकता है डक्टलेस ग्लैंड कौन सा है, डक्टलेस ग्लैंड। तो ये हो गया आपका अंतःस्रावी वाला। और अगर पूछ दे डक्ट ग्लैंड्स किसको कहते हैं, या आपको दे दे यकृत यानी कि लिवर दे दे, लिवर कौन सा है, डक्टलेस ग्लैंड है या डक्ट ग्लैंड है, तो डक्ट ग्लैंड में हो जाएगा। जनरली वो डक्ट ग्लैंड में ही उसको गिना जाता है। अगर आपको पैंक्रियाज दे दे तो वो दोनों में आता है, पैंक्रियाज डक्टलेस भी है और डक्ट ग्लैंड भी है, यानी उसमें दोनों फंक्शन काम करता है। अब इसमें जैसे नाम है, नाम अभी हम लोग देख लेते हैं नीचे, इस नाम को यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम लोग, पहले एक शब्द आया हमारे पास, हार्मोन। हार्मोन रिलीज होता है ना, हार्मोन का डिसबैलेंस होता है। हार्मोन्स क्या होता है इसको 2 लाइन में जानते हैं, फिर हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आएंगे। हार्मोन्स बेसिकली प्रोटीन का कंपाउंड होता है, बहुत सारे प्रोटीन मिल करके उसमें वो मिल जाते हैं, तो उसका एक कंपाउंड यौगिक बन जाता है। रासायनिक यौगिक आप कह लो। ये क्या है, बेसिकली केमिकल है, हार्मोन केमिकल है। और वो प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन मिल करके बना है। और कुछ हार्मोन स्टेरॉइड्स भी होते हैं। ऐसे तो स्टेरॉइड्स हम लोग बाहर से लेते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए डॉक्टर विशेष स्थितियों में ही देता है। लेकिन हमारे शरीर में भी कुछ स्टेरॉइड्स बनते हैं।
ये ध्यान रहे, कहाँ बनेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। तो हार्मोन्स एक ऐसा खास रसायन है, केमिकल है, जो बहुत थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में ही शरीर से निकलता है, और सूक्ष्म मात्रा में निकल करके वो किसी अंग को क्रिया कराता है, स्पेसिफिक फंक्शन में वो भूमिका निभाता है, स्पेसिफिक फंक्शन करवा लेता है। तो इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। हार्मोन, हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, सीधे ब्लड में मिलता है, हार्मोन सीधे ब्लड में मिलता है, और ब्लड से जहां पूरे शरीर में सर्कुलेट भले होता है, लेकिन जहां जाना होगा वहीं जाएगा वो। अब हार्मोन्स भी कई प्रकार के होते हैं, और सारे हार्मोन्स का कार्य अलग अलग होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें कौन कौन से हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि हार्मोन्स का स्राव अगर बैलेंस नहीं है, चाहे तो कम हो गया चाहे तो ज्यादा हो गया, तो आप बीमार हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोगों ने क्या देखा? डक्ट लेस होता है, यानी उसमें नली नहीं होती, उसमें से कोई स्राव निकल रहा है तो नली के थ्रू निकलेगा ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट उसमें से निकला और ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड में मिल गया। और ये करता क्या है? जीवन को संतुलित बनाए रखने में। अगर हमारे दिमाग में गुस्सा आ रहा है तो उसमें भी उसका इस हार्मोन का रोल है। अगर प्रसन्नता आ रही है किसी के ऊपर तो उसमें भी इसका रोल है। जैसे उदित जी हैं, कुछ बोलते हैं सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, देव जी हैं, कुछ बोल रहे हैं प्रसन्न हो जा रहे हैं सब लोग। तो क्या ये कहाँ से प्रसन्नता आ रही है? ये उस हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। तो हार्मोन का देखिए, एक हार्मोन किससे निकल रही है? ग्रंथियों से। और जितनी सारी ग्रंथियां हैं शरीर में, हमने कहा ब्रेन से लेकर के आपके गोनाड तक है। तो ये जो आपकी ग्रंथियां हैं, आपस में एनाटॉमिकल लिंक तो इसका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है। कुछ ग्रंथियों का एनाटॉमिकल डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ज्यादातर का नहीं है। लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण है इन सब का। अब जैसे डायरेक्ट एनाटॉमिकल लिंक है आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का। कौन कौन से ग्लैंड है ऊपर से नीचे तक? पहले नाम देखिए, फिर हम लोग तस्वीर में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सिर से लेकर के नीचे तक क्रम से सजाएं, या नीचे से ऊपर तक ये ग्रंथियों को क्रम से लगाएं। अब देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल और गोनाड। इतनी ग्रंथियों को हमें पढ़ना। ये कौन सी ग्रंथि है? ये सारी ग्रंथि है हमारी कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसको देखिए पोजीशन, इसमें इस तस्वीर में पोजीशन देखिए। पहले तो ब्रेन है, ब्रेन को गर्दन काट के अलग ही कर दिया, ब्रेन निकाल के रख दिया हुआ है यहाँ तस्वीर में। और इसमें देखिए ऊपर थाइमस हुआ अंडा वाला, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से वो बिंदी जुड़ी हुई है पिट्यूटरी की। यहाँ तक हो गया। और फिर इसी में पीछे होता है, यहाँ पर पीछे ठीक होता है, यानी ये जो आपके ये वाला है ना आज्ञा चक्र, इसके ठीक पीछे में छोटे ब्रेन से ठीक पहले आपका पीनियल वाला होता है, वो अभी उसकी तस्वीर भी आएगी। फिर उससे नीचे आए तो थायराइड ग्लैंड हुआ। थायराइड ग्लैंड में ही गांठ निकला होता है छोटा छोटा चार, जो यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं, वो है पैराथायराइड। उससे नीचे आएंगे तो आपके स्टर्नम पे थाइमस ग्लैंड होता है। अब ढूंढने मत लगना, नहीं मिलेगा। अभी जितने लोग क्लास में, किसी को थाइमस ग्लैंड नहीं मिलेगा। बच्चों में होता है, बड़े होकर के ये तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाता है, सूत के आकार का बचता है, तो नहीं मिलने वाला है। तो थाइमस, इसीलिए बच्चा लोग, ये थाइमस जो है ना आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए बच्चा लोग कितना भी खेलता है कुछ करता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग ठंड में चले जाए तो वैसे जो है बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तुरंत जो है हमें एलर्जी हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पैंक्रियाज में। देखिए पैंक्रियाज का भी लगा दिया, यहाँ पर लग रहा है ऐसे बना हुआ, पैंक्रियाज में आ गए। फिर उससे नीचे हम लोग आए तो किडनी के ऊपर सुप्रारिनल, जिसको एड्रिनल ग्रंथि का, एड्रिनल से ही होता है, फाइट वाली स्थिति आती है एड्रिनल से ही, वहीं से हार्मोन रिलीज होता है। इसको सुप्रारिनल भी कहा जाता है। और फिर उससे नीचे हम लोग आएंगे तो गोनाड वाला हुआ। गोनाड में दो हो गया, एक हो गया महिलाओं में ओवरीज, और पुरुषों में हो गया टेस्टिस। तो इतनी ग्रंथियां हैं। एक ग्रंथि जो मैंने कहा पीनियल वाला, पीनियल वाला भी यहाँ पर देख लीजिए। ये ठीक यहाँ पर जो है ये आज्ञा चक्र के ठीक बीचों बीच आएंगे। इसको थर्ड आई भी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये थर्ड आई की एक तस्वीर भी लगा।
ये हो गया। हाँ देव जी बताइए जल्दी से। सर आप ये कह रहे हो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, जब हाँ किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उस मतलब एड्रिनल भी निकाला जाता है? बिल्कुल, तो जिसका दूसरे का किडनी लेंगे उसका एड्रिनल आ जाएगा आपके ऊपर, अच्छा उसका ठीक लगा है। आएगा ना ठीक एड्रिनल, उसका उसके साथ में वो आएगा। यही होता है। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, खास करके इन ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहुत सवाल आ रहे हैं। बाह्य स्रावी से कम सवाल आए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बाह्य को भी अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में जान लेते हैं। पिट्यूटरी का बहुत बड़ा रोल है। इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। और एक और नाम है, ये नाम भी आप ध्यान रखिए, हाइपोफाइसिस। पीयूष को ही, पिट्यूटरी को ही हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है, जो भी हम लोगों ने तस्वीर में देखा, हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे होता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। भूरे रंग का होता है। कलर कैसा होता है इसका? ग्रे कलर का होता है, लेकिन ग्रे कलर लगा देता है। भूरे रंग का होता है और मटर के दाने के बराबर होता है। मटर का दाना, बड़ा वाला मटर का दाना मत ले लीजिएगा, हो सकता है किसी का माथा बड़ा हो तो बड़ा भी होता होगा, मटर के दाने के बराबर होता है। और इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होता है, उस शरीर में जितने आपके ग्लैंड्स हैं उसको सबको जगाने का काम होता है। जैसे मान लीजिए घर में एक बुजुर्ग है ना, तो सुबह अरे उठ जाओ तुमको जाना है, देव उठो उठो क्लास जाना है, कौशल उठो उठो आपको यहाँ जाना है, फलाने उठो आपको यहाँ जाना, सबको याद दिलाते रहेंगे। अच्छा छोड़ दो, कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं नहीं शांत बैठ जाओ बैठ जाओ। तो आपको काम भी करवाते हैं, आपको रोकते भी हैं, यानी बैलेंस करते हैं। तो उसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। किसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड? ये कहा जाता है आपको, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन एक और चीज है, उस मास्टर के भी कोई मास्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मास्टर वही सब कुछ है। उस मास्टर का भी मास्टर हाइपोथैलेमस होता है। यानी पापा अगर हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दादाजी हो गए हाइपोथैलेमस। सीधा ये जानिए, हाइपोथैलेमस उसी को कुछ करेगा, या तो उसको जगाएगा और उसको सुलाएगा, और फिर वो बाकी लोगों को जगाएगा सुलाएगा, बाकी सारी ग्रंथियों को। तो दादाजी पापा जी ऐसे हो गए। लेकिन मास्टर ग्लैंड की बात आएगी तो हम लोग पिट्यूटरी को ही लगाएंगे। अब खास बात यह है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो पिट्यूटरी को भी हार्मोन जारी करने का संकेत देता है, या रोकने का भी संकेत देता है। जब हाइपोथैलेमस की बारी आ गई, ग्रैंडफादर आ गए, तो ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि जो ग्रैंडफादर हैं, अपने सन को दो तरह का निर्देश देता है। यानी हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन रिलीज किसके लिए होता है? वो पिट्यूटरी के लिए होता है। वो हार्मोन रिलीज होकर के पिट्यूटरी को मैसेज जाता है। कौन से हार्मोन? हार्मोन रिलीज करो, एक तो ये कहता है हार्मोन रिलीज करो, दूसरे को जगाओ। दूसरा कहा जाता है हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो, बंद कर दो, अब इतना मत डांटो, इतना मत डांटो, बहुत डांट दिया। ये यहाँ से कहते हैं। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी को। ये हो गए राजा, और ये हो गए एकदम जो है प्रधानमंत्री हो गए। तो अब इसमें आएगा रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग मतलब हुआ रोकना, रिलीजिंग मतलब हुआ रिलीजिंग करने के लिए कहना। तो रिलीजिंग हार्मोन में कई नाम आएंगे, और इनहिबिटिंग में भी कई हार्मोन आएंगे। तो इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ हार्मोन्स का नाम हम लोग जरूर देखेंगे। अब हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस के कार्य क्या होते हैं। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि पिट्यूटरी को एक्टिव करते हैं कि तुम बोलो, सब जगह जाओ, शरीर में जरूरत आई है, मेरे पास मैसेज आया हुआ है, तनाव में है, तो तुम हार्मोन रिलीज करो। और वो हार्मोन रिलीज ऐसा करो कि एड्रिनल पे जाएगा, फिर एड्रिनल हार्मोन रिलीज करेगा, तो भागना है कि क्या करना है, इतनी तेजी से ये सारी क्रियाएं होती हैं। वो हम लोग देखेंगे कि इस हार्मोन से क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस तो हो गए ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के भी काम हो गए। तो हार्मोनल सिस्टम को नियंत्रित करता है, और शरीर का जो तापमान है, भूख प्यास है, नींद का चक्र होता है, तनाव है, यौन इच्छा भी, ये सब हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई एक कार्य किसी एक ग्रंथि से नहीं हो रहा है, बहुत सारी ग्रंथियों का रोल है, लेकिन कोई स्पेसिफिक है तो पर्टिकुलर ग्रंथि से होगा। कई बार हार्मोन का नाम देकर के भी कंफ्यूज करते हैं, हम लोग आज सारा क्लियर करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा,
वो किनके निर्देश पर होगा? हाइपोथैलेमस के निर्देश पर होगा। तो शरीर में होम्योस्टेटिस भी बनाए रखना मेन काम किसका है? हाइपोथैलेमस का, ग्रैंडफादर का। साथ ही ये जल का संतुलन भी बनाए रखने में काम होता है। अब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ ज्यादा ना देख करके नीचे आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग मेन आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जनरली बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बाद में पढ़ाते हैं, वो भी स्टाइल अच्छा है। कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत भारी भरकम ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, तो ये पहले माथा ना भारी हो जाए तो बाद में पढ़ना, पहले हल्का वाला पढ़ लो। हमने कहा नहीं, जो पहले भारी वाला उसी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे मास्टर के भाई योग वाले हैं, योग वाले का माथा भारी नहीं होगा। हमने कहा पहले योग वालों को पिट्यूटरी पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए एकदम लंबा श्वास 2-3 ले लीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम 2-3 राउंड कर लीजिए, एकदम स्थिरता से पढ़िए। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट में वो बटा होता है। ग्लैंड एक ही है, पार्ट 2 बटा हुआ है। एक को कहते हैं एंटीरियर लोब, एक को कहते हैं पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब सीधा सी बात है, हम लोगों ने एंटीरियर देखा, ए है तो आगे वाला हिस्सा एंटीरियर लोब हो गया, पीछे वाला हिस्सा हो गया उसका पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो जुड़ गया, हाइपोफाइसिस तो कहते ही हैं, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी को कहते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये एंटीरियर से एडिनो याद रख लिए, ए दोनों है, बाकी पोस्टीरियर और न्यूरो हटा दीजिए उधर, दूसरी तरफ वो पश्च भाग में चला गया, पोस्टीरियर में चला गया। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस ये हो गया पिछला हिस्सा। अब दोनों का इंपॉर्टेंस है, अगले वाले से तो एंटीरियर से हार्मोन रिलीज हो रहा है, 7 हार्मोन रिलीज हो रहा है, बनाता भी है रिलीज भी करता है, और वहां मैसेज किससे आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है। और जो पोस्टीरियर लोब है कोई अपना हार्मोन नहीं बनाता है, लेकिन रिलीज करता है। कहीं बनाता नहीं तो रिलीज कहाँ से करता है? तो वो हाइपोथैलेमस से लेता है, स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर उसी को रिलीज कर देता है। अपना प्रोडक्शन यूनिट नहीं है इसका। लेकिन इसका तो ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, इसके पास अपना प्रोडक्शन यूनिट भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है इसका। ठीक है, दोनों बातें। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा, बाहर निकाल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन से बाहर निकाल के इतना बड़ा वैज्ञानिकों ने कर दिया, उसका साफ साफ 2 आपको हिस्सा दिख रहा है। हमने लिखा हुआ, एक है आपका एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर वाला हो गया आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है? यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना? हैंड वो कीजिए, थम्स अप कीजिए, नहीं है तब भी मत कर दीजिएगा, नहीं है तो पूछिएगा। ठीक है, अब एक चीज, एक लाइन और। हमने कहा था हाइपोथैलेमस से एनाटोमिकली सीधे जुड़ा होता है पिट्यूटरी। कौन से भाग से जुड़ा होता है? पोस्टीरियर भाग से जुड़ा होता है सीधे। कौन से भाग से? पोस्टीरियर लोब से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस। किसके पोस्टीरियर लैब से? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लैब से जुड़ा होता है। अब इसमें जो मुख्य है वो है आपका आगे वाला अग्र पिट्यूटरी, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम क्या कहा गया था? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर वाला भाग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं, और 1-2 नहीं, पूरे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। पूरे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये 7 हार्मोन बाकी जो आपके ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। बाकी बहुत सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करते हैं, इसलिए मास्टर कहा जाता है इसको, मास्टर ग्लैंड। पहले अब देखिए 7 जो हार्मोन है ना, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, तो हम लोग इसको 3 बार पढ़ेंगे, याद कर लेंगे आज से। पहले एक बार, पहली बार पढ़ रहे हैं। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि मतलब क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन, जीएच भी कहा, जीएच नाम आ जाएगा घबराएंगे नहीं, ग्रोथ हार्मोन जीएच। इसकी का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। किसका? ग्रोथ हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का। लंबाई बढ़ना, ठीक ना रह जाना, और सामान्य लंबाई बढ़ना, अभी इसको देखेंगे आप। दूसरा है प्रोलैक्टिन। कौन सा है? ये एंटीरियर लोब जो पिट्यूटरी का है उससे 7 हार्मोन, दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ये दूध बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है इससे।
फिर है थायराइड उद्दीपक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन TSH। जब थायराइड की का चेक होता है, थायराइड अपना चेक करवा लो, टेस्ट करवा लो, उसमें T3 T4 TSH होता है। T3 T4 तो थायराइड से निकलता है, लेकिन TSH निकलता है आपके पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से वो उसको स्टिमुलेट करने के लिए जाता है, किसको? थायराइड को। ठीक है, चौथा आते हैं, चौथे का नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका नाम होता है ACTH। ACTH, या इसका दूसरा नाम भी है कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, नाम मिलता जुलता, नाम पहली बार सुन रहे हो, जनरली ऐसे दे दिया जाता है, ACTH नाम दे दिया आपके एग्जाम में, ACTH। अब ये भारी भरकम नाम है, जरूर ये पिट्यूटरी से होगा, उसके मल्ले माथे पे मर दीजिए, चिंता की बात नहीं है। लेकिन नाम क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या काम? बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अभी देखेंगे। उसका पांचवा हार्मोन जो है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी के निकल रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH कहा जाता है इसको, LH। ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, LH। और इधर हम लोगों ने पढ़ा ACTH। उसके बाद है फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल ही है, स्टिमुलेटिंग तो इसमें भी जुड़ रहा है, ऊपर भी इसमें TSH में भी जुड़ गया। ये फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसका नाम है FSH। देखेंगे क्या है। फिर ये भी है मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन, ये भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसमें भी वही है मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन, यानी रंग काला गोरा जो होता है ना, वो मेलानिन वाला मामला है। MSH इसको कहा जाता है, MSH वाला मामला ये हो गया। एक बार तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो पहले बार पढ़ रहे होंगे उनको दिक्कत हुई होगी, जो पहले थोड़ा पढ़े होंगे उनका रिवीजन हो गया। फिर से आएंगे, चिंता मत कीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में हम लोगों ने कहा दो हार्मोन का वहां से स्राव होता है, लेकिन वो दोनों हार्मोन खुद नहीं बनाता है। वो कहाँ बनता है? दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है, और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद वो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर लोब से ही वो जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस, वहीं पर वो स्टोर होगा। और जब पोस्टीरियर लोब को जरूरत होगी उसको अब रिलीज करने की, तो हाइपोथैलेमस बोलेगा और वो रिलीज कर देगा। ठीक है, वो बस गोदाम है, गोडाउन है वो। कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब से? तो एक होता है ADH, इसको ADH कहा जाता है। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक यानी कुछ डायूरेटिक है, उसके एंटी करना है। मैं हूं तो मेरे एंटी करना है, तो मेरे विरोध हो गया, तो डायूरेटिक के विरोध में। तो डायूरेटिक क्या होता है? बहुत यूरिन किसी को पास हो तो डायूरेटिक स्थिति होती है, उसका एंटी हो गया तो एंटी डायूरेटिक हो गया, यूरिन को जितना बाहर निकलना चाहिए उतना ही निकालेगा। ADH अगर बढ़ गया तो यूरिन कम हो जाएगा, एडीएच कम हो गया तो यूरिन बहुत ज्यादा निकलेगा, शरीर से पानी पानी निकलेगा, बहुत पेशाब लगेगा। लेकिन ये बैलेंस रहेगा तो पूरा निकलने में नहीं, जितना जरूरत है उतना ही निकलने देगा। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये भी एक नाम है इसका। दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर पोस्टीरियर लोब से निकलता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दूध को बाहर निकालने में। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, गाय भैंस को दे दिया जाता है, जो कि गलत है। इसीलिए कोई गाय जो है दूध है नहीं निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया, तुरंत दूध थन में आ गया और फिर दूह लिया और निकल गया दूध, तो वो जहरीला भी हो जाता है वो दूध। तो ऑक्सीटोसिन ये हो गया। तो दो ये, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों जो हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन, ये बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ होता है? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में, वहीं से स्राव होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है। अब दोनों को एक साथ देखिए, अग्र और एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का एक साथ देखिए। एक हो गया वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन GH, उसके बाद प्रोलैक्टिन, उसके बाद हो गया TSH थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, उसके बाद हो गया आपको ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन,
फिर हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर आपका हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर आपका हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सातों सातों किसके हो गए? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकला हुआ है। 2 बार रिपीट कर लिया, तीसरी बार भी करेंगे। इधर से कौन सा हो गया? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हम लोगों ने एक साथ भी देख लिया। अब हमें देखना है एक एक करके, एक एक करके, यानी कि एंटीरियर लोब से जो सातों हार्मोन निकल रहा है, उस सातों हार्मोन का क्या काम, क्या फंक्शन है, उसको देखें। इस तस्वीर में भी वही बात लिखी हुई है, तो यहाँ पर अब रिपीट नहीं करते हैं, ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अब डायरेक्ट आते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। एंटीरियर लोब यानी कि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच के नाम से कहा जाता है, उसी का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कोई भी नाम दे दे परेशान नहीं होंगे। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करता है? आपकी हाइट को बढ़ाता है। तो हाइट कैसे बढ़ती है? अस्थियों को बढ़ाएगा, उससे जुड़ी मांसपेशियों को बढ़ाएगा, अस्थियां बढ़ेंगी, मांसपेशियां भी बढ़ेंगी। तो लंबाई बढ़ाने का काम किसका होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का होता है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन आएगा तो आप तो नाम ऐसे, ग्रोथ का मतलब ही ग्रोथ है, दूसरा नाम पर ज्यादा फोकस करते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो अगर इसकी अधिकता हो जाए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का, तो अतिकायता यानी कि आप एकदम लंबे हो जाएंगे, खली बली हो जाएंगे, जियांटिज्म वाली हो जाएगी, एकदम जायंट हो जाएंगे, कहते हैं ना, बहुत लंबा हो गया, बड़ा हो गया। अधिक ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा, अधिक का मतलब जरूरत से ज्यादा होने पर, और कम हो गया, जितनी जरूरत है उससे कम हो गया तो बौनापन भी हो जाएगा, ड्वार्फिज्म भी हो जाएगा, बौनापन जो सर्कस में फिर चले जाएंगे, वो वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर बैलेंस एक उम्र तक जितना उसको होना चाहिए, तो आप उतनी लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन वो भी है कि आपका जीन जैसा है, माता पिता जितने लंबे होंगे उतने ही तो होंगे लंबे, बहुत लंबे थोड़ी हो जाएंगे। तो सामान्य वृद्धि जब तक होगी तो जितना हाइट होना है उतना होगा। सामान्य वृद्धि रुकने के बाद, मान लीजिए सामान्य वृद्धि हमारा जितनी उम्र तक है बढ़ना है, उसके बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का रिलीज होता रहता है, उसका स्राव होता रहता है, तो उससे भी दिक्कत होती है, उससे एक बीमारी हो जाती है, एक्रोमेगैली बीमारी हो जाती है, जैसे इस तस्वीर में देखिए। इसमें क्या, जैसे मेरा फेस अभी ऐसा है ना, अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तो फेस ऐसे चौड़ा सा हो जाएगा, ये देखिए जैसे चौड़ा सा हो जाए, ये सब हड्डियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हड्डियां बड़ी होनी शुरू हो जाती है, इसमें मोटी खुरदरी हो जाती है, पाँव वो सब ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्रोमेगैली। किससे होता है? जीएच की वजह से ही होता है, यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से ही होता है। अब इसमें हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? क्या हाइपोथैलेमस कहता है कुछ? कहता है हाँ, बैलेंस कहता है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज जब करवाना होता है तो उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने देख ही लिया, रिलीजिंग हार्मोन वहां से हम लोगों ने ऊपर हाइपोथैलेमस में पढ़ाई था, नाम भारी भरकम देखने में लगता है, GHRH। कुछ नहीं, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये कि हाइपोथैलेमस ने कहा कि पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, बच्चा बड़ा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कहा जी जी पापा जी कर देते हैं, उन्होंने रिलीज कर दिया। फिर हाइपोथैलेमस ने कहा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट करो, रोको उसको। तो GHIN ये वाला हार्मोन भेज करके, केमिकल भेज के मैसेज दिया पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस ने, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करो, तो उसको रोको। तो पिट्यूटरी ने कहा जी जी हुजूर मैं रोकता हूं, उन्होंने रोक दिया। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH, GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन जो 7 हार्मोन निकल रहा है, दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे मिल्क किससे बनता है, अभी आपको नीचे एक और हार्मोन आने वाला है। एक होता है मिल्क बनाने वाला, एक होता है मिल्क को रिलीज करने वाला। ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज करवाता है, ध्यान रखिएगा। प्रोलैक्टिन मिल्क का उत्पादन करता है, तो ये कंफ्यूजन होती है। फिर देखते हैं प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर लोब से निकला हुआ है पिट्यूटरी के, ये फीमेल में प्रोलैक्टिन के 2 कार्य हैं। एक तो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, ये बाद में हम लोग देखेंगे दोनों हार्मोन को। इन दोनों हार्मोन के साथ मिलकर के
जो हमारे स्तन की जो डक्ट होती, नलियां होती हैं, उसका निर्माण होता है। किससे होता है? प्रोलैक्टिन से होता है। डक्ट का निर्माण भी होता है और दूध का निर्माण भी होता है प्रोलैक्टिन से, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन से। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पर। तीसरा हार्मोन है हमारा थायराइड उद्दीपक हार्मोन, यानी थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, TSH। ये कॉमन नाम है, सब लोग जानते हैं। TSH क्या करता है? जैसा कि नाम ही है स्टिमुलेट करना, तो किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड, नाम से ही है। थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। कौन करेगा? पिट्यूटरी करेगा। एक भेजा, एक ऐसा केमिकल भेजा कि थायराइड को बोला काम करो काम करो काम करो, अपना काम करो। उसका नाम दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड उस हार्मोन के बाद क्या करता है? T3 और T4 का सिक्रेशन करता है। T3 T4 वहां उसके पास है, T3 T4 उसको निकालेगा, उसको काम पर लगाएगा। T3 T4 अगर बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज चला जाता है। हाइपोथैलेमस कहता है पिट्यूटरी से TSH रिलीज करो या TSH कम कर दो। बढ़ गया T3 T4 तो बोलेगा TSH कम करो कम करो कम करो, बढ़ गया हुआ है, तो वो कम कर देगा। T3 T4 बैलेंस में हो जाएगा। T3 T4 कम हो गया, हाइपोथैलेमस तुरंत मैसेज भेजेगा किसको? पिट्यूटरी को, TSH का स्राव करो, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। तो दोनों काम वहां से हो रहा है। अब इसमें हम लोग चूंकि T3 T4 आया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थायराइड वाले में, थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। T3 T4 आयोडीन से बना होता है। काम क्या है T3 T4 का? मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। ऊर्जा उत्पादन, आपके जो एनर्जी मिलती है उसमें T3 T4 का बहुत रोल होता है। बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में इसकी भूमिका होती है। और फिर वृद्धि और विकास जितना होता है, स्किन, बाल, नाखून या शरीर का भी, उसमें भी T3 T4 का रोल थोड़ा बहुत होता है। ग्रोथ हार्मोन का तो होता है, इसका भी थोड़ा रोल होता है। हार्ट के लिए जो हार्ट बीट है हमारा, उसका जो रिदम है, उस रिदम को बनाए रखने में भी T3 T4 का रोल होता है। अगर ये बिगड़ गया तो आपका थायराइड की तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, BP बढ़ जाता है। T3 ज्यादा सक्रिय होता है, T4 कम सक्रिय होता है, T4 कम सक्रिय होता है। अब हम लोग आते हैं T3 T4 का भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं TSH पर। TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, उसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि को बढ़ाने का भी काम करता है, रक्त प्रवाह बढ़ेगा, उसकी कोशिकाएं जाएंगी, कोशिकाओं में ज्यादा विकास हो जाएगा। कोशिकाओं में ज्यादा विकास होने से गलगंड नाम की बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर रोग जिसको कहते हैं, गलगंड की बीमारी हो जाती है। किसकी वजह से? TSH की वजह से होती है। तस्वीर भी आपने देख लिया। अब जो थायराइड की समस्या होती है, जो इसको कहते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड थायराइड हो गया हमको, अरे थायराइड तो सबको है, थायराइड के बिना तो आप हैं ही नहीं, लेकिन उसमें इम्बैलेंस हो गया, TSH की मात्रा कम ज्यादा हो गई, तो उसी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर थायराइडिज्म। हाइपो और हाइपर दो शब्द हम लोगों ने पढ़ा हुआ। उसने क्या हुआ? आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, कौन सी, हाइपो या हाइपर? जी हाइपर हो गया। हाइपर हो गया तो वजन कम होगा, हाइपो हो गया तो वजन बढ़ेगा। हाइपो में वजन फूलना शुरू हो जाता है और हाइपर में वजन कम होता है। अब देखिए क्या क्या होता है। हाइपर हो गया, सॉरी हाइपो हो गया, पहले हाइपो देखते हैं। हाइपो का मतलब है TSH की मात्रा कम हो गई, इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, कुछ तो गड़बड़ हो गया। TSH की मात्रा कम हो गई तो हाइपोथायराइड थायराइडिज्म हो जाएगा। और उसमें क्या होगा? जैसे ही TSH की मात्रा कम होगी तो कहा गया इसमें T3 T4 का उत्पादन भी बहुत कम हो जाता। आप ये मत सोचिए TSH की मात्रा कम हुई तो T3 T4 बढ़ जाएगा, नहीं, ये ये भी कम हो जाता है, T3 T4 भी बहुत कम हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ क्या होता है? हाइपर में TSH की मात्रा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। नहीं, TSH की मात्रा का बढ़ना ही ग्रेव्स डिजीज है। इसमें T3 T4 का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक में क्या होगा? वजन बढ़ता है हाइपो में, हाइपर में वजन कम होता है। हाइपो में वजन बढ़ता है, हाइपर में वजन कम होता है। फिर कहा गया है
हृदय गति धीमी हो जाती है हाइपो में। देखिए ब्लड प्रेशर दोनों में बढ़ेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक में हृदय गति धीमी हो जाती है, किसमें? हाइपो वाले में। धमनियां लेकिन हार्ड हो जाएंगी। धमनियां क्या हो जाएंगी? हार्ड हो जाएंगी। जब धमनियां हार्ड हो जाएंगी, यानी कि मान लीजिए किसी नाले से पानी जा रहा, नाला जाम है, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? देख लीजिए। कौन सा वाला बढ़ेगा? डायस्टोलिक वाला बढ़ेगा, नीचे वाला बढ़ेगा। सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ऊपर वाला 120 80 कहते हैं ना, 120 हुआ वो सिस्टोलिक हुआ, 80 डायस्टोलिक हुआ। तो हाइपो वाले का डायस्टोलिक बढ़ जाता है, नीचे वाला। और जो हाइपर वाला होता है उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा। हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर उसमें भी बढ़ेगा। दोनों स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक वाला बढ़ जाता है, 120 वाला ज्यादा चला जाएगा। तो हाइपर वाले का सिस्टोलिक जनरली बढ़ जाता है, जनरली। अब बहुत सारी समस्या और तो चीजें बदल भी सकती हैं। और क्या क्या होगा हाइपो वाले में? देखिए शरीर में कमजोरी होगी, ठंड सहन नहीं होता है। हमें ठंड सहन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें नहीं है थायराइड की कोई समस्या, तो ठंड सहन नहीं होता है। त्वचा शुष्क हो जाता है, रूखा रूखा सा हो जाएगा। वृद्धि की कमी होती है, अब हाइट भी कम बढ़ता है। मसल्स और ज्वाइंट पेन होता है, मसल्स दर्द करता रहेगा, ज्वाइंट पेन होता रहेगा। ब्लड कम हो जाता है हाइपो वालों का। वो फूल तो जाएगा, वजन बढ़ेगा, लेकिन खून की कमी रहेगी। उनको सुनाई, कानों में भी दिक्कत शुरू हो जाती है, सुनाई भी कम कई बार देने लग जाता है धीरे धीरे। और साथ ही जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें रक्तस्राव ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसमें हाइपो वाले में। और बच्चों में क्रेटिनिज्म का रोग हो जाता है। अब हम लोग आते हैं हाइपर वाले में। हाइपर वाले में कहा गया है कि नर्वसनेस, हाइपर वाले में नर्वसनेस हो जाए, हम नर्वस हो जाएंगे, चिंतित ज्यादा होने लग जाएंगे, चिड़चिड़ापन की समस्या होगी ना, कि दुबला पतला आदमी ज्यादा चिड़चिड़ाता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाएगा। इसमें भी कमजोर हो जाएंगे, कमजोरी दोनों में ही होती है। इसमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, देखिए इसमें है ठंड बर्दाश्त नहीं होता है हाइपो वाले में। हाइपर वाले में गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, हाथ कांपने लगता है, हाथों में कंपन होती है, सांस फूलता है। लेकिन हाथों में कंपन एक ही वजह से नहीं होता है, कई और वजहों से भी हो सकता है, लेकिन इसमें होता है। सांस फूलता है, हृदय गति बढ़ जाती है, दस्त जैसी स्थिति हो जाती है, बार बार आप बाथरूम जा रहे हैं, बाल कम होने शुरू हो जाएंगे, बालों का झड़ना, अनिद्रा की स्थिति भी हो जाएंगे, नींद कम आता है। आप देखोगे जिनको हाइपर वाला है ना, उनको नींद कम आती है। और मासिक धर्म में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो उसमें ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है, या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल। और गर्दन और आंखों में सूजन हो जाता है, ये भी कहा गया, गर्दन और आंखों में भी सूजन हो जाता है हाइपर वाले में, ऐसा कहा गया है। ये तो पहले से भी आप लोग जानते होंगे, इतना कॉमन है, योग वाले हैं सब लोग, इतना तो पहले से भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। अभी 3 हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा, तीनों का नाम कोई बता दीजिए, तो चौथे पर आएंगे। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से अभी हम लोगों ने 7 हार्मोन पढ़ना है, 3 पढ़ लिया है। पहले का क्या नाम था बताइए? हाँ सरिता जी बताइए। एक था वृद्धि हार्मोन, हाँ सोमेटोट्रोपिक जिसका नाम है। बहुत दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और तीसरा है थायराइड हार्मोन, TSH। बहुत बढ़िया। निशा जी। सर सबसे पहले था ग्रोथ हार्मोन, फिर था सर प्रोलैक्टिन हार्मोन, और सर फिर था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH सर। यस यस ठीक है, सब लोगों ने सुन लिया, सब लोगों को याद भी हो गया होगा। अब चौथे पर आते हैं, चौथे का नाम है ACTH। नाम कितना भारी है, ACT ही याद रखें, एच तो हार्मोन ही है। ACT, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो है ACTH। तो ये हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। किसको करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स नया शब्द आ गया, क्या है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो हमने अभी 2 लाइन में कहा कि किडनी के ऊपर होता है, जो देव जी कह रहे थे कि क्या उसको भी ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ उसको भी साथ साथ हो जाता है। तो उस
एड्रिनल हार्मोन का भी ऊपरी हिस्सा जो होता है उसका भी मान लीजिए दो पार्ट कर दिए, तो ऊपरी हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, कौन करता है, ACTH करता है। और फिर जब उसको स्टिमुलेट करता है तो उससे स्टेरॉइड्स हार्मोन का स्राव होता है, स्टेरॉइड्स हार्मोन उससे निकलता है। कौन कौन से नाम हमने दिया है, इसको भी रहने दीजिए। कॉर्टिसोल भी निकलता है, तनाव तनाव हार्मोन, जब हम लोग वहां पढ़ेंगे एड्रिनल वाला तो उसमें सारा देखेंगे, बाकी हौच पौच हो जाएगा, इसलिए भी इसको रहने दीजिए इतना है। अब मान लीजिए ACTH की कमी हो गई तो क्या होगा, क्योंकि ACTH किसको जगाने जा रहा है, एड्रिनल को। एड्रिनल में भी कहा, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है एड्रिनल कॉर्टेक्स को जगाने जा रहा है। अगर ACTH की कमी होगी तो एड्रिनल क्या करेगा, सोया अपनी मर्जी से उठेगा, यानी इसकी क्षमता कम हो जाएगी, एड्रिनल की क्षमता। फिर क्या होगा, स्किन स्किन जो है चमड़ी पीली पड़ती जाती है, कहीं भी बाल उग आता है। और अधिक हो गया अगर ACTH तो कुशिंग रोग हो जाता है। कुशिंग रोग मतलब फूलने वाली समस्या, कहीं चेहरा फूल जाएगा, ब्लड वेसल्स है कहीं फूला फूला नजर आएगा, उसको कुशिंग रोग। कुशिंग रोग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो चेहरा वगैरह सूज जाता है इसमें। अब इसमें हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, ये जो आपने देखा ACTH जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से निकल रहा है, निकालने के लिए कौन आदेश दे रहा है, हाइपोथैलेमस दे रहा है। क्यों दे रहा है, हाइपोथैलेमस को ये मैसेज आता है, बहुत तनाव की स्थिति है, बाघ आ गया सामने, तनाव में आ गए, तो तनाव में आएंगे तब ये यहाँ से बोलेगा कि पिट्यूटरी को कि ACTH रिलीज करो, भेजो वहां संदेश, किसको, एड्रिनल को। एड्रिनल में भी किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। यहाँ से इसने मैसेज भेजा, CRH हार्मोन कहते हैं, हाइपोथैलेमस जो भेजता है पिट्यूटरी को CRH केमिकल भेजता है, और पिट्यूटरी क्या भेजता है, ACTH भेजता है, किसको, एड्रिनल को। फिर एड्रिनल हार्मोन निकाल निकाल के भागना है कि क्या करना है, वो वहां से फैसला लेगा। ठीक है, अब वहां पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ वाला फिर एक बार जोड़ लेंगे तीनों हार्मोन। अब पांचवें हार्मोन पर आते हैं। अभी वाले हार्मोन का शॉर्ट नेम बता दीजिए कोई, क्या नाम था शॉर्ट, ACTH। अरे वाह, ACTH। तो कोई फुल फॉर्म भी बता दीजिए ACTH का। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बोल लीजिए माइक खोल खोल के बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक कहाँ से निकलता है उदित? कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आनंद लेकर के, ज्यादा सीरियस मत रहिए, सीरियस रहेंगे गड़बड़ हो जाएगा। 4 हार्मोन देखा, 5वां हार्मोन हम लोग देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग। ये तो नाम याद, कुछ बिल्कुल अलग सा नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH लेफ्ट हैंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेफ्ट हैंड वाला हो। तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोन है, उसका सिक्रेशन इसी के निर्देश पर होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो 2 हार्मोन निकलता है, गोनाड जो ग्रंथि, जनन ग्रंथि से निकलेगा, किसके कहने पर निकलेगा, कौन जो उकसाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH उकसाता है। इसीलिए LH को कहा जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में 2 हार्मोन आता है, अभी एक और नीचे वाला 5वां और 6ठे नंबर का, दोनों को अलग से भी पढ़ेंगे आपको। इसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इसलिए कहा जाता है, गोनाड मतलब जनन ग्रंथि, तो जनन ग्रंथि से संबंधित डायरेक्ट है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसीलिए इसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्लियर? अब इसके कार्य क्या क्या है वो देखते हैं। इसका कार्य ये है, जो आपके ओवरी में अंडा बनता है, तो मैच्योर एग जब हो जाता है तो उसको बाहर निकलना है। मैच्योर एग तो बाहर निकलता है, तो बाहर निकालने में कौन भूमिका निभाता है, LH भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, LH भूमिका निभाता है। ये स्टिमुलेट करेगा डिम्बोत्सर्ग में, मतलब ओवुलेशन में। ओवुलेशन किसकी वजह से होगा, LH की वजह से। LH कहेगा बाहर निकालो, बाहर निकालो, तो आपका वो एग, मैच्योर एग रिलीज होता है LH की वजह से। पुरुषों में भी LH का रोल है क्या, हाँ पुरुषों में भी है, लेकिन पुरुषों में LH का नाम बदल जाता है।
पुरुषों में LH का नाम हो जाता है ICSH। ICSH नाम। स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो हो गया, ये दो वाला IC हो गया, इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि इंटरस्टिशियल जो सेल होता है, कोशिका होती है, उसको स्टिमुलेट करेगा LH, तो इसीलिए इसको ICSH कहा जाता है पुरुषों में। और उससे क्या होता है, टेस्टिस जो है उस पर क्रिया होती है, यानी कि गोनाड हुआ, वहां पर क्रिया होती है और टेस्टोस्टेरोन बनाने और उसको नियंत्रित करने में फिर मदद मिलती है। किसको? टेस्टिस को। यानी टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा उसमें किसका रोल हुआ? LH का। लेकिन किस कोशिका पर वो काम करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? इंटरस्टिशियल सेल को, इसीलिए इसका नाम ICSH कहलाता है। उसको नियंत्रित भी करता है। हम लोगों ने 5 देख लिया। अब हम लोग आते हैं छठे हार्मोन पर, जिसका नाम है फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 5वां जो हम लोगों ने पढ़ा, LH जो पढ़ा और FSH, 5वां और छठा दोनों क्या करता है, आपके जो गोनाड वाले एरिया है, यानी गोनाड ग्रंथि जो है, उसी पर ये काम करता है, उसी को जगाने जा रहा है। इसीलिए इसको भी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में 2 हो गया, एक हो गया आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हो गया आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन 2 हो गया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों गोनाड जो ग्रंथि है उस पर काम करेगा। अब ये क्या काम करता है? महिलाओं में क्या काम करता है? FSH। और पुरुषों में क्या काम करता है? महिलाओं में ओवरी में जो एग है उसके निर्माण में भूमिका निभाता है। पहले वाला हम लोगों ने देखा एग को निकालने का काम में आता है, ये एग के निर्माण में इसकी भूमिका होती है, एग के फॉर्मेशन में इसकी भूमिका होती है। और फिर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें भी ये LH के साथ मिलकर के काम करता है। कौन? FSH और LH दोनों मिलकर काम करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण इसके हाथ में होता है। नियंत्रण में भूमिका FSH की ज्यादा है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भूमिका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा होती है। पुरुषों में क्या काम करता है? पुरुषों में जो शुक्राणु बनता है, वीर्य बनता है, वो FSH की वजह से ही बनता है, जो टेस्टिस में स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग करवाता है FSH, और उससे क्या होता है? वीर्य बनता है, यानी शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। तो शुक्राणु की उत्पत्ति और शुक्राणु का नियंत्रण दोनों FSH की वजह से होता है। तो ये हो गया आपका प्रजनन जो स्वास्थ्य है आपका, उसके हार्मोन हो गए। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में कौन कौन से 2 हार्मोन हो गए, नाम बताइए। ल्यूटिनाइजिंग और LH और FSH। LH और FSH, ठीक है, LH FSH, बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं अंतिम वाला है मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन। मेलेनोसाइट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी, पहले तो कहते थे इसका बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई, वैज्ञानिकों ने खोज किया। मेलेनोसाइट हार्मोन जो है उद्दीपक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलता है, और स्किन और बाल में जो कलर होता है हमारा, जिसको कहते हैं ना मेलेनिन बढ़ गया हुआ है, ये इसी की वजह से होता है। ये भी पिट्यूटरी की वजह से हो रहा है, रंग बदलने के लिए जिम्मेदार है, रंग के लिए। धूप आई तो रंग काला कर देगा, उसको बचाने के लिए। साथ ही इसके 2 और है भूमिका, भूख लगने में भी इसकी भूमिका है, और कामोत्तेजना में भी इस हार्मोन की भूमिका होती है। अब हम लोग एक बार 7 हार्मोन जो हम लोगों ने एंटीरियर पार्ट से निकला हुआ है किसके? पिट्यूटरी के, उसको देखते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहा गया। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ACTH कहा गया। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। फिर छठा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर 7वां है मेलेनोसाइट्स वाला। अब इसमें आते हैं, ग्रोथ हार्मोन वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया,
लंबाई बढ़ाना, ज्यादा बढ़ गया तो बहुत लंबा, कम हो गया तो बौना हो जाएंगे, बेतरतीब बढ़ने से भी चेहरा वगैरह फूल जाता है। प्रोलैक्टिन में इंपॉर्टेंट है दूध का उत्पादन, और जो स्तन में जो डक्ट होता है उसका निर्माण प्रोलैक्टिन से होता है, यानी दूध वाली दोनों चीजें हो गई, प्रोलैक्टिन से हो गया। इसको लैक्टोजेनिक भी कहते हैं, लैक्टोजेनिक। अरे अब देखते हैं ना बच्चे का जो दूध वाला आता है, क्या लैक्टोजन नाम से आता है ना, ऐसे कुछ आता है छोटे यस बच्चे सर, का। लैक्टोजन। जी सर। हाँ, तो वहां से लैक्टोजन। मिल्क से वहां से याद रह जाएगा बच्चों का दूध, तो दूध कौन बनाता है, तो प्रोलैक्टिन वाला या लैक्टोजेनिक हार्मोन बनता है। ठीक, याद आ गया। उसके बाद आया टीएसएच। टीएसएच थायराइड ग्रंथि को कहेगा काम करो, तो थायराइड के लिए होगा। T3 T4 उससे थायराइड पे T3 T4 बनाएगा टीएसएच की वजह से। उसके बाद हम लोग आ गए एसीटीएच में, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हो गया, जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका ऊपरी हिस्सा, उसके कॉर्टेक्स की चर्चा हो रही है। और अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा, एसीटीएस की कमी से एड्रिनल ग्रंथि काम करना कम हो जाता है, वो भी दिक्कत वाली स्थिति है। फिर है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो है एलएच जिसको कहते हैं, ये आपके ल्यूटनाइजिंग 5वां और 6ठा और फॉलिकल दोनों गोनाड ग्रंथि को जगाने का काम करता है। ये तो ल्यूटनाइजिंग वाला हो गया। क्या ये ओव्यूलेशन में काम करता है, यानी कि अंडे को बाहर निकालने के लिए इसकी भूमिका होती है, निर्माण में नहीं होती है। मैच्योर एग को रिलीज करवाने में भूमिका होती है। टेस्टोस्टेरोन बनाने में पुरुष में भूमिका होती है, फिर उसके निर्माण में भूमिका होती है, वहां पर नाम इसका बदल जाता है। फिर हम लोग आते हैं फॉलिकल वाला जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच वाला। एफएसएच भी गोनाड वाला है, गोनाडोट्रोपिक दोनों है, ल्यूटनाइजिंग और फॉलिकल वाला भी। महिलाओं में ओवरी में एग के निर्माण में भूमिका किसका, फॉलिकल का, ल्यूटनाइजिंग का एग्स को बाहर निकालने में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको, उस चक्र को बनाए रखने में फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन की भूमिका होती है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भूमिका होती है। साथ ही शुक्राणु कहाँ से बनता है, वो भी एफएसएच से ही बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ही शुक्राणु भी बनता है। फिर आए चेहरे का रंग हो गया, किसी का काला है, मेलेटोनिन कैसे हुआ, तो मेलेनोसाइट हार्मोन से होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन से होता है। वो भी कहाँ से निकल रहा है, वो भी हमारे पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से निकल रहा है। अब हम लोग आते हैं, पिट्यूटरी का दूसरा लोब भी तो है, पोस्टीरियर लोब, जहाँ स्टोरेज है, जहां पर जो बनाता कुछ नहीं है, जो वहां से निकला हुआ उसी को बाहर निकाल देगा। अब हम लोग उसको देखेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो उसमें से 2 ही निकलता है, ज्यादा नहीं है, इसको कर ही लेते हैं, तो कम से कम पिट्यूटरी वाला कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो ठीक रहेगा। इसको कहते हैं पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये पोस्टीरियर लोब है, 2 हार्मोन रिलीज करता है। दोनों हार्मोन कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। क्या क्या नाम है, एक है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम भी इसका है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। अब देखिए इसमें कई चीजें ध्यान से देखिए, 5-7 मिनट में और हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। नाम से ही जाहिर है एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक का एंटी, तो डायूरेटिक के विरुद्ध हो गया। तो डायूरेटिक क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा कि डायूरेटिक क्या है। पहले डायूरेटिक जानेंगे तो एंटी डायूरेटिक आसानी से जान जाएंगे। तो डायूरेटिक होता है जो आपका यूरिन बाहर निकलता है, उसमें डायूरेटिक की भूमिका होती है, यूरिन को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की उसकी है। तो यूरिन बाहर निकलेगा, लेकिन ये एंटी वाला क्या करेगा कि नहीं नहीं, सारा यूरिन बाहर निकल जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये यहाँ से एक हार्मोन आया, किन्होंने दिया, हाइपोथैलेमस ने। किसको दिया, पिट्यूटरी को दिया। पिट्यूटरी में कहाँ है, पोस्टीरियर लोब में है। वहीं से पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब से वो निकला और वो जा करके किडनी पे फंक्शन करेगा। ये क्या करेगा, यूरिन को बाहर निकलने से रोकेगा। ज्यादा यूरिन नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो एडीएच क्या होता है, 9 तरह के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 9 तरह के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो 9 तरह के एमिनो एसिड्स आपस में मिल गए तो उसको पेप्टाइड कहा जाता है। अब एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए एक लाइन।
एमिनो एसिड्स के चेन को पेप्टाइड कहा जाता है। यानी एमिनो एसिड्स जब एक संरचना बना लेती है उसको पेप्टाइड कहते हैं। फिर एमिनो एसिड्स क्या है, तो एमिनो एसिड्स प्रोटीन के मूल कण है एमिनो एसिड्स। यानी एमिनो एसिड्स से ही प्रोटीन बनता है, आप ये कह सकते हैं। यानी प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है, उसकी भूमिका मुख्य होती है। दो चीजें देख लिया। अब एडीएच क्या करेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा यूरिन ज्यादा निकल रहा है तो उसको रोकेगा, तो क्या हो गया, फ्लूइड को बैलेंस करेगा। शरीर में जो आपके पानी है, लिक्विड है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एडीएच कर रहा है। किडनी पर प्रभाव डालेगा और किडनी का जो ट्यूब है, किडनी ट्यूब है, उसको क्या करेगा, उसको परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, उसके ट्यूब की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। अब परमिएबिलिटी क्या होता है, यानी कि वो जो ट्यूब होता है उसमें जाली जैसा होता है, तो उसमें छेद जैसा उसको थोड़ा सा फैला देगा, ताकि यूरिन जो बाहर निकल करके हमारे थैला में जमा होगा, जहां से हम यूरिन बाहर निकालेंगे, थैला में जमा होने से पहले क्या करेगा, वो जो डक्ट है उस डक्ट में, उस ट्यूब में ऐसा जो है फैला देगा जाली से कि कुछ पानी जो है अंदर ही रह जाए, शरीर में फिर से उससे छन के आ जाए। तो उसको क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। यानी यूरिन पूरा नहीं जा रहा है, कुछ तो उसमें से लीक हो गया, सीधा ये लीक हो गया, तो रीएब्जॉर्प्शन हो गया। यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा, इसलिए फ्लूइड बैलेंस करने में ये काम निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या काम करता है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, जो आपका जब हार्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा कोरोनरी ब्लड वेसल्स, उसमें संकुचन करता है। जब जरूरत होती है उसको संकुचन करने की, तो संकुचन करता है, उससे बीपी बढ़ता है। कौन करता है, एडीएच करता है। एडीएच कम हो जाए तो क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। एडीएच बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, और एडीएच बढ़ने से यूरिन भी रुक जाएगा। अगर आपको एग्जाम में दे दे एडीएच बहुत बढ़ गया हुआ है शरीर में, क्या होगा, एडीएच बढ़ गया है शरीर में, बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यूरिन भी रोक देगा। ये तो यूरिन रोकने वाला ही तो है, एंटी है, एंटी का काम करता है। अब दूसरा है ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस से निकला हुआ हार्मोन पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में होता है, वो है दूसरा ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, ये भी वैसे तो एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड से बना एक खास संरचना बना लिया, पेप्टाइड बना लिया, लेकिन इसके जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के एमिनो एसिड्स मिलकर के इसकी संरचना बनाते हैं, इसीलिए आपके एडीएच और ऑक्सीटोसिन में अंतर होता है, संरचना में भी अंतर होता है। प्रसव के दौरान इसकी भूमिका होती है, गर्भाशय के संकुचन, बार बार संकुचन जो होता है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन जरूरी होता है। जो लोग प्रीनेटल करवाते होंगे योग, तो उनको पता होगा कि जैसे रुचि जी करवाती रेगुलर, बहुत सारे लोग अभी क्लास में हैं जो करवाते हैं प्रीनेटल वाले, तो यूरिन कॉन्ट्रेक्शन में किसकी भूमिका होती है, ऑक्सीटोसिन की भूमिका। कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी, तो कौन करवाता है, ये ऑक्सीटोसिन करवाता है। इतना ही नहीं, दूध को बाहर निकालने में भी इसकी भूमिका होती है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चा जब अपने माँ का स्तन सक करता है तो उस दौरान वो मैसेज जाता है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कहता है पिट्यूटरी से कि मैंने तुमको वहां जमा किया हुआ है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भेजो, ऑक्सीटोसिन को वहां से भेजा जाता है। ऑक्सीटोसिन जब यहाँ पर आता है मायोएपिथेलियम कोशिका के पास, कहाँ, आपके स्तन में मायोएपिथेलियम कोशिका होती है, सेल होती है, उस कोशिका तक ये आता है ऑक्सीटोसिन। यानी बच्चा जब सक करता है शुरुआत में डायरेक्ट दूध नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता है, समय लगता है 30 सेकंड 1 मिनट का, क्योंकि वो मैसेज जाने में फिर वहां से आएगा ऑक्सीटोसिन। वो आएगा कहाँ पर, मायोएपिथेलियम कोशिका को, मायोएपिथेलियम सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा ऑक्सीटोसिन से, फिर दूध बच्चे के मुंह में आना शुरू हो जाएगा, उस डक्ट में दूध आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क इजेक्शन में बहुत जरूरी है, साथ ही गर्भाशय के आपके कॉन्ट्रेक्शन में ये भूमिका निभाता है प्रसव के दौरान। तो दूध का बाहर निकालना किससे हुआ, ऑक्सीटोसिन। दूध का प्रोटेक्शन हम लोगों ने किससे पढ़ा, प्रोलैक्टिन से पढ़ा हुआ था। दूध का प्रोटेक्शन प्रोलैक्टिन से, दूध का बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन से, ये देख लिया। और इसी में हम लोग ये जानते हैं गलत इस्तेमाल भी होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मिलता है जो गाय भैंस को लगाने से
तुरंत वो दूध बाहर निकल आता है। कहते हैं सर बहुत सर ऑक्सीटोसिन को हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं या लव हार्मोन भी बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी ऐड कर लीजिएगा, बहुत सुंदर। अब इसमें एक चीज और, प्रीनेटल वाले सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया प्रसव के लिए, तो पिटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, पिटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं कि प्रसव जल्दी हो, तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगाते हैं। सिंथेटिक मतलब बाहर बना हुआ, नेचुरल तो नहीं है इसलिए सिंथेटिक कहा गया। वो पिटोसिन होता है, क्या होता है नस सर में, और ये लेबर पेन के लिए होता है सर। लेबर पेन के लिए इंट्रावीनस होता है। इंट्रावीनस मतलब नसों में लगाया जाता है इंजेक्शन। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं। दो पढ़ा हम लोगों ने, एडीएच पढ़ा। एडीएच के 3 काम: यूरिन को बाहर निकलने से रोकता है, यूरिन के रीएब्जॉर्प्शन में भूमिका निभाता है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स में संकुचन लाता है जिससे बीपी बढ़ता है एडीएच में। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन की भूमिका निभाता है और मिल्क इजेक्शन में ये भूमिका निभाता है। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया हुआ है। अब आप कहें तो कुछ क्वेश्चन कर लें, नहीं तो कल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर बाकी ग्रंथियों को पढ़ लें, जैसा कहें।